सोचिए कि कोई हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर ट्रैकिंग कर रहा है। नीचे एक जमी हुई झील में झांकने पर अचानक सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां घूरती हुई दिखाई दें। या फिर किसी झील के किनारे खड़े होकर कोई देखे कि एक पूरा का पूरा द्वीप पानी पर तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। हाँ, मतलब ये सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये हमारे अपने ही देश के भूगोल की बिल्कुल सच्ची कहानी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं दिलचस्प स्रोतों को खंगाल रहे हैं। हम भारत की 20 प्रमुख झीलों के सफर पर निकल रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये झीलें सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं हैं। हाँ, वे तो इतिहास, भूगोल और रहस्यों के जीते जागते संग्रहालय है ना। एकदम। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब हम इन झीलों के डेटा को देखते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीज सच में हैरान करती है वो है इनका विशाल आकार। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे अलग अलग जगहों का भूगोल पानी की पूरी प्रकृति को ही बदल देता है। जैसे कश्मीर की वुलर झील को ही ले लीजिए। हाँ, वुलर झील, जो पहाड़ों से आने वाले साफ मीठे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सही कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्रोतों में उड़ीसा की चिल्का और दक्षिण में आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर की पुलिकट झील को खारे पानी का लैगून बताया गया है। लैगून। एक सेकंड यार, यहां मुझे रोकना होगा। ये लैगून असल में काम कैसे करता है? तो लैगून तब बनता है जब समुद्र का खारा पानी तट के पास किसी उथले हिस्से में भर जाता है और फिर धीरे धीरे रेत या मिट्टी की एक प्राकृतिक दीवार उसे मुख्य समुद्र से अलग कर देती है। अच्छा, तो चिल्का झील बिल्कुल इसी तरह बनी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हाँ, लेकिन अगर हम उपयोगिता की बात करें तो इससे भी दिलचस्प मामला राजस्थान की सांभर झील का है। ओहो, सांभर झील। मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि ये प्रकृति की अपनी एक विशाल नमक फैक्ट्री की तरह है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री। लेकिन यार, वहां नमक आता कहाँ से है? मतलब आसपास कोई समुद्र तो है नहीं राजस्थान में। यही तो भूगोल का असली जादू है ना। सांभर असल में एक बड़े से कटोरे की तरह है। आसपास की नदियां अपना पानी इस कटोरे में लाती तो हैं, लेकिन पानी बाहर बहकर कहीं जा नहीं पाता। ओहो, मतलब पानी वहीं कैद हो जाता है। हाँ, और फिर सूरज की तेज गर्मी से जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ आसपास की चट्टानों से बहाकर लाया गया सारा खनिज और नमक वहीं छोड़ देता है। अरे वाह, मतलब हजारों सालों की इस प्राकृतिक प्रक्रिया ने उसे नमक का खजाना बना दिया। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि कुछ झीलों के नियम तो एकदम ही अलग हैं। आप लोकटक झील की बात कर रहे हैं ना? हाँ, शुरुआत में मैंने जो तैरते द्वीपों का जिक्र किया था, मणिपुर की लोकटक झील। मतलब कोई मुझे समझाए कि जमीन पानी पर कैसे तैर सकती है। तो विज्ञान के नजरिए से देखें तो वे असल में जमीन है ही नहीं। सच में? तो फिर क्या है वो? वहां जिन्हें फुमडी कहा जाता है, वे सड़े हुए पौधे, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक मोटा स्पंज जैसा गद्दा है। स्पंज जैसा गद्दा पानी के ऊपर? बिल्कुल। और ये आपस में उलझकर इतने घने और मजबूत हो जाते हैं कि लोग इन तैरते द्वीपों पर अपने घर तक बना लेते हैं। मतलब हद है। अच्छा रुको, एक और रहस्य है। उत्तराखंड की रूपकुंड झील में जो कंकाल हैं, उनका क्या? क्या वहां कोई प्राचीन युद्ध हुआ था? हाँ, सालों तक लोगों को यही लगा था कि वे किसी सेना के कंकाल हैं, लेकिन आधुनिक डीएनए जांच ने एक अलग ही कहानी बताई। अच्छा, तो डीएनए से क्या पता चला? पता चला कि वे लोग अलग अलग समय के थे और ज्यादातर की मौत 9वीं सदी में एक भयानक ओलावृष्टि से हुई थी। ओलावृष्टि? बर्फ के गोलों से इतने लोगों की मौत? हाँ, बताया जाता है कि क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले गिरे थे। तो ये झील कोई क्राइम सीन नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा की गवाह है। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है। और इसी तरह हिमाचल की चंद्रताल है, जिसका चांद जैसा आकार ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उसे मून लेक भी कहते हैं। बिल्कुल, हर झील का अपना एक अलग रूप है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन 20 झीलों की पूरी सूची देखें तो साफ है कि इंसान ने भी इनमें काफी दखल दिया है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इंसान और पानी का रिश्ता सिर्फ उपयोग का नहीं है। इंसान ने इन झीलों के इर्द गिर्द खुद को ढाला है। हाँ, जैसे हिमाचल की गोविंद सागर झील, जो भाखड़ा बांध बनने के कारण बनी एक कृत्रिम झील है। सही कहा। और हैदराबाद की हुसैन सागर झील को देखिए, जिसके बिल्कुल बीचों बीच हमने एक विशाल बुद्ध प्रतिमा खड़ी कर दी है। एकदम। उदयपुर की पिचोला और फतेह सागर जैसी झीलें तो महलों और पर्यटन के लिए जानी जाती हैं। हाँ, और कश्मीर की डल झील भी, जहाँ लोग हाउस बोट और शिकारे में रहते हैं,
ये दिखाता है कि कैसे हमने पानी के चारों ओर अपनी पूरी संस्कृति ही बसा ली है। अच्छा, स्रोतों में पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड की नैनी झील, महाराष्ट्र की वेना या पंचगनी झील और तमिलनाडु की ऊटी झील का भी काफी जिक्र है। पर्यटन तो अपनी जगह है, लेकिन इनका पारिस्थितिकीय महत्व भी कम नहीं है। आप केरल की वेम्बनाड और अस्तमुड़ी झीलों के बैकवाटर को देखिए। वेम्बनाड तो केरल की सबसे बड़ी झील है ना? बिल्कुल। और ये जगहें जैव विविधता के बड़े पावर हाउस हैं। इसी तरह असम की डिपोर बील और आंध्र की कोल्लेरू झील मीठे पानी के ऐसे विशाल दलदल हैं जो हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों को जीवन देते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और इंसान ने अपनी आस्था भी इन्हीं से जोड़ी है। बिल्कुल। उत्तराखंड की 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोकपाल या हेमकुंड झील इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो एक बेहद पवित्र धार्मिक स्थल है। ये पूरी गहन चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली है। हमने मीठे और खारे पानी के विज्ञान से लेकर तैरते स्पंज द्वीपों और इंसानी इंजीनियरिंग तक का सफर तय किया। सही कहा। ये सिर्फ पानी के जमाव नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के काम करने के तरीके का एक तरह से क्रैश कोर्स है। बिल्कुल, और यही हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है।